free and fair electoral competition. Hello class 9, this is your lesson democracy. और कैसे some features of democracy we are studying. Free and fair electoral competition कैसे होने चाहिए? they have to be free and fair. साफ सुथरे इलेक्शन होने चाहिए. नो बाइसनेस इज देयर. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Quanguo, Renmin, Debo, Dehat, National People's Congress. तो चाइना में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है दे हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. उनके पास पावर है कि वो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको चूज़ कर सकें. इट इज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. देखिए यहाँ की पार्लियामेंट कितनी बड़ी है, 3000 मेंबर्स हैं. और आपके इंडिया के पार्लियामेंट में 576 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में. यहाँ पर सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी आल्सो. आर्मी आल्सो इलेक्टेड मेंबर मीन्स कि आर्मी का भी वहाँ पर दबदबा है. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस आर कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. वहाँ की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो मेजॉरिटी की पार्टी है तो उसकी अप्रूवल होना, उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है. अ कैंडिडेट only those who are the members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3. देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्या कर रहे हैं. ओनली कम्युनिस्ट पार्टी को ही इलेक्शन लड़ने, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही इलेक्शंस लड़ने की स्वतंत्रता है. वो ही सिर्फ लड़ सकते हैं या फिर जो कि उनकी अलाइड पार्टीज़ हैं वही सिर्फ इलेक्शंस लड़ सकते हैं. इसका मतलब मोनोपोली किसकी है? व्हाट इज हुज मोनोपोली इज देयर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मोनोपोली है. और जैसे बट यहाँ पर आप इंडिया में देख रहे हो तो यहाँ पर एनी पार्टी, एनी मेंबर ऑफ एनी पार्टी कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शंस. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 में जो मैक्सिको कंट्री है जब वो इंडिपेंडेंट हुई थी वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे. आफ्टर 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. तो वहाँ पर कोई मिलिट्री रूल कभी भी नहीं एस्टेब्लिश हुआ. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड द PRI. मतलब एक पार्टी की मोनोपोली थी, एक ही पार्टी बार बार इलेक्शंस लड़ रही थी और जीत रही थी. दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो ऑपोजिशन पार्टी वहाँ पर थी ही नहीं. ऐसा भारत के सिनेरियो में भी था. पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी. लेटर ऑन दूसरी अदर रीजनल पार्टीज दे केम अप. PRI was known to use many dirty tricks to win the elections. वो बहुत ज़्यादा दूसरे भी हथकंडे अपनाते थे इलेक्शन जीतने के लिए. All those who were employed in the government office had to attend its meeting. पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना उनके लिए ज़रूरी होता था. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल वो फोर्स करते थे पेरेंट्स को कि वो PRI एक जो उनकी जो पार्टी है उसी को वोट दें. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. जो मीडिया था वहाँ का वो भी बिका हुआ था और वो सिर्फ उसी पार्टी के गुणगान करता था और उनकी पार्टियों का वो क्रिटिसाइज करता था. समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट. और पोलिंग बूथ जहाँ पर इलेक्शंस, जहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे अपना वोट कास्ट करने जाते थे तो वो भी शिफ्ट कर देते थे. PRI स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स. और वो मनी के बेस पर उनको अपने जो सत्ता को अपने साथ रखते थे. तो ये इस तरह का क्या इलेक्शन को हम फेयर कह सकते हैं? दिस इज़ नॉट अ फेयर elections. There are many problems there. In China, the elections do not offer. देखिए तो चाइना जो थी, चाइना में जो इलेक्शंस है डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस.
उनके लिए पीपल के पास, लोगों के पास चॉइस नहीं थी. दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. उनको रूलिंग पार्टी को ही चूज करना पड़ता. और ये क्या एक फेयर इलेक्शन का रूप है? मैक्सिको का एग्जांपल है. पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस. अब उनके पास चॉइस है मैक्सिको में, बट स्टिल बट इन स्टिल द रूलिंग पार्टी वुड नॉट बी डिफीटेड. ये भी फेयर इलेक्शन नहीं है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. साफ सुथरे और साथ में मुफ्त में, फ्री में, मतलब एक गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके, ऐसा होने चाहिए. वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. और जो आज जो कि पावर में है, वो विनिंग कैंडिडेट है, वो भी अगले 5 साल बाद अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो हम उनको चांसेस हों कि वो अपना इलेक्शन हार जाए. ऐसा होता है हमारे देश में. क्या है कि अगर अच्छा काम नहीं करेगा कोई भी नेता, तो व्हाट विल हैपन, उसको 5 इयर्स के बाद आप उसको बाहर कर देते हैं. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. तो आपको पता है जो भी 18 इयर्स का इंडिया में जैसे केस है, इंडिया में क्या करते हैं कि जो भी 18 साल से ऊपर हो गया, दे हैव द राइट टू वोट. 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी जो है इन सऊदी अरेबिया, वुमेन्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट. हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता. हम लोग क्या, एवरी सिटीजन दे हैव द राइट ऑफ वोट टू वोट, बट इन सऊदी अरेबिया वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू हैव वोट. इस्टोनिया जो कंट्री है, तो यहाँ पर पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. तो वह माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, जो छोटे अल्पसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक मतलब जो मेजॉरिटी को बहुसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, ऐसी कम्युनिटी जो कम संख्या में होती है, तो उसको राइट टू वोट नहीं मिल पाता है. रशियन माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ में, है वहाँ पर. तो फिजी एक छोटा सा जो द्वीपों का समूह है, तो वहाँ इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन. तो फिजी जो मतलब एक छोटे जो द्वीपों का समूह, आइलैंड्स का ग्रुप है, वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले जो फिजी, ओरिजिनल फिजी जो निवासी हैं, उनको ज़्यादा, उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू है, और दूसरे लोगों की जो इंडिया से गए हैं उनकी वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पर उनके वोट की वैल्यू नहीं है. तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, ये बेस्ड है. दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इसमें हमको थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का मिलता है. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट. ओके, 1 man 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू. अब सबकी वैल्यू एक होनी चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ का उदाहरण ले लेके समझाया गया है कि डेमोक्रेसी कैसे फेयर होनी चाहिए. जिम्बाब्वे जो कंट्री है, साउथ अफ्रीका की कंट्री है, इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में उसको इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी. सिंस देन द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय जानू पीएफ. ये जो पार्टी है, ये पीएफ पार्टी, तो ये पार्टी दिस लेड द फ्रीडम स्ट्रगल्स. और इट्स लीडर, इसका जो जिम्बाब्वे के लीडर थे, रॉबर्ट मुगाबे जो थे, ही हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. 1980 से रॉबर्ट मुगाबे का वहाँ पर शासन था. इलेक्शन हैव बिन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज बॉर्न बाय दिस पार्टी. प्रेसिडेंट जो मुगाबे थे वो बड़े पॉपुलर थे, पर वो हमेशा उन्होंने दे यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस. उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी कार्यकलाप करते थे जो कि दैट वर नॉट फेयर. अनफेयर मीन्स के कारण से इलेक्शंस में जीत रहे थे. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स. उन्होंने संविधान में बहुत बार बदलाव किए ताकि कि प्रेसिडेंट की पावर जो है बढ़ जाए और वो लेस अकाउंटेबल हो गवर्नमेंट के प्रति. और अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरास्ड. जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे, जो अपोजिशन पार्टी जो कि वो पार्टी जो कि ओपोजिशन में होती है, विपक्ष में होती है, उसके जो कामगार थे उनको हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को रोक दिया जाता था. पब्लिक इंटरेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस
वाई टॉक अबाउट जिम्बाब्वे। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इस तरह से जैसे मतलब कि ज़बरदस्ती अपने आप अपने लिए अपने को शासन में रखने के लिए क्या कर रहे थे, दे वर यूजिंग वेरियस मीन्स टू, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी बदलाव ला करके वो दे वर प्रेशराइजिंग जजेस आल्सो। तो ये एग्जाम्पल जो जिम्बाब्वे का ये शो करता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, मतलब किसकी स्वीकृति जरूरी है, रूलर्स की, और ये सफिशेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक आल्सो, जो पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स होती है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक आल्सो, राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं।